नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में वेलकम है, स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नवंबर प्रथम सप्ताह के हैं, फर्स्ट वीक के हैं, उनको लेकर के मैं आया हूं और उसी पर डिस्कशन होगा हमारा। ठीक है, तो नवंबर 2022 के फर्स्ट वीक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पीडीएफ के माध्यम से मैं हैंड रिटेन क्वेश्चंस हैं जिनका डिस्कशन करूंगा, आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो नवंबर के प्रथम सप्ताह में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं और जहां से किसी भी एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना बनी है या बनेगी। आने वाले कोई भी एग्जाम हो, वनडे लेवल का एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, आप सभी जगह इन प्रश्नों को पाएंगे एग्जाम में। तो आइए आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है और शुरुआत करते हैं करेंट अफेयर्स के नवंबर 2022 के प्रथम सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगर बात किया जाए कि हाल ही में कौन ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। मित्रों, हाल फिलहाल दोस्तों कौन ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, बताना है आप सभी लोगों को। यह प्रश्न बताना है दोस्तों, बताइए। तो ऑप्शन है जायर बोल्सोनारो, दूसरा ऑप्शन है लूला डी सिल्वा, तीसरा ऑप्शन है गुस्तावो पेट्रो और चौथा ऑप्शन है स्वांते पाबो। तो बताइए। तो याद रखना है कि मित्रों हाल फिलहाल ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में जिनका चुनाव किया गया है वो है लूला डी सिल्वा, यानी लूला डी सिल्वा को ब्राजील के हाल फिलहाल में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका संयुक्त, दूसरा प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 जिसे कॉप 27 कॉप 27 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। हाल फिलहाल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या क्लाइमेट चेंज, अगर बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी कॉप 27 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। आपका पहला ऑप्शन है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, दूसरा ऑप्शन है मैड्रिड स्पेन में, तीसरा ऑप्शन है काटोविस पोलैंड में, चौथा ऑप्शन है शर्म अल शेख मिस्र में। तो दोस्तों आप बताइए कि यह आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कॉप 27 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि यह जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन शर्म अल शेख मिस्र में हो रहा है। कहाँ हो रहा है मित्रों? शर्म अल शेख मिस्र में हो रहा है बच्चों, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, शर्म अल शेख मिस्र में हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है। हाल फिलहाल में पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 3 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 4 नवंबर। तो हाल फिलहाल में पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो याद रखना है वह मनाया गया है आपका 3 नवंबर 2022 को। कब मनाया गया है? 3 नवंबर 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगर बात किया जाए खबरों में रही इंटरसेप्टर
AD-1 मिसाइल क्या है? खबरों में यानी हाल फिलहाल चर्चा में रहने वाली इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के बारे में आपको बताना है कि AD-1 मिसाइल की अगर बात किया जाए तो जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी, यह है क्या? इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है। दूसरा है, यह 2 चरणों वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित है। तीसरा है, स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली और नेविगेशन से लैस है। चौथा ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, AD-1 मिसाइल की अगर बात किया जाए तो उसके विषय में, यह लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, बिल्कुल सही है। 2 चरणों में ठोस मोटर द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। ठीक है। स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली और नेविगेशन से लैस है, यह भी सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आपका डी ऑप्शन यानी सारा विकल्प आपका सही है मित्रों, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, आपका जो सवाल है, अगर प्रश्न की बात किया जाए तो अगला सवाल है, हाल ही में संपन्न IMT निम्नलिखित किन 3 देशों के बीच त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है? IMT नौसैन्य अभ्यास के बारे में बताना है दोस्तों। IMT नौसैन्य अभ्यास, पहला है भारत, मलेशिया और तंजानिया। दूसरा ऑप्शन है भारत, म्यांमार, ताइवान। तीसरा ऑप्शन है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। चौथा ऑप्शन है भारत, मोजाम्बिक, ताइवान। तो दोस्तों बताना है कि IMT किन 3 देशों के बीच नौसैन्य अभ्यास है। याद रखिएगा, नौसैन्य अभ्यास है, नौसेना द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। कौन सा? IMT। और यह किन 3 देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो याद रखना है, यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच संपन्न हुआ है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच संपन्न हुआ है, याद रखना है मित्रों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन, या अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी? इनमें से किस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी? पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह और चौथा ऑप्शन है नमक सत्याग्रह। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह के दौरान प्राप्त हुई थी। वहां की महिलाओं ने यह उपाधि दिया था, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिएगा सरदार की उपाधि। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो अगला ऑप्शन है, हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने इनमें से किस चावल की 2 बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक विकसित किया है? हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने इनमें से किस चावल की 2 बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक विकसित किया है? पहला है सफेद नमक चावल, दूसरा है काला नमक चावल, तीसरा है सेंधा नमक चावल और चौथा है राजौरी नमक चावल। तो मित्रों, हाल फिलहाल में IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने काला नमक चावल की 2 बौनी किस्मों को विकसित किया है। किस चावल को विकसित किया है? तो काला नमक चावल की 2 बौनी किस्मों को विकसित किया है मित्रों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन आपका क्या है? एकदम सही है, काला नमक चावल। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसकी 2
बौनी, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि काला नमक चावल की 2 बौनी किस्मों का विकास किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है, भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी के संदर्भ में सही कथन चुनिए। भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी या डिजिटल रूपी के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। पहला है, यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी करेंसी नोटों का एक डिजिटल रूप है। दूसरा, सीबीडीसी के 2 प्रकार हैं। तीसरा है, इसका उपयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जा सकता है। बताइए, जो भारत की डिजिटल करेंसी आई है सेंट्रल बैंक की, उसके बारे में क्या सही है? सीबीडीसी के बारे में, या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी करेंसी नोटों का एक डिजिटल रूप है। दूसरा, सीबीडीसी के 2 प्रकार हैं। तीसरा, इसका उपयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जा सकता है। चौथा है, उपर्युक्त सभी। तो मित्रों याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सभी बातें सही हैं। डिजिटल बैंक, इसको केंद्रीय बैंक ने जारी किया है, इसके 2 प्रकार भी हैं और इसका उपयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जाएगा या किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर टावर योटा D1, उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर टावर योटा D1 के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में बनाया गया है। दूसरा है, हीरा नंदानी ग्रुप द्वारा इसे निर्मित किया गया है। तीसरा ऑप्शन है, इसकी लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। चौथा ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि उत्तर भारत का जो पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर टावर YOTTA-D1 योटा D1 के बारे में अगर बात किया जाए तो बिल्कुल सही है, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में बनाया गया है। हीरा नंदानी ग्रुप ने बनाया है और इसकी लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए आ रही है। तो अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा क्या है? एससीओ, संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा बताना है। पहला है अंग्रेजी और रूसी, दूसरा ऑप्शन है चीनी और अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है रूसी और चीनी, और चौथा ऑप्शन है चीनी और अरबी। बताइए, संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा की अगर बात किया जाए तो वो है रूसी और चीनी। दोस्तों याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, रूसी और चीनी क्या है? संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के शोधकर्ताओं द्वारा किस बीमारी के खिलाफ एक प्रायोगिक एंटीबॉडी विकसित की गई है? यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के शोधकर्ताओं द्वारा किस बीमारी के खिलाफ एक प्रायोगिक एंटीबॉडी विकसित की गई है? पहला है मलेरिया, दूसरा कैंसर, तीसरा हैजा, चौथा हेपेटाइटिस बी। तो याद रखिएगा, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के शोधकर्ताओं ने आपके मलेरिया के खिलाफ एक एंटीबॉडी, प्रायोगिक एंटीबॉडी विकसित की है। किस बीमारी के खिलाफ? मलेरिया के खिलाफ। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मलेरिया के खिलाफ इन्होंने एंटीबॉडी डेवलप किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता इलाबेन भट्ट ने इनमें से किस संगठन की स्थापना की? याद रखिएगा, इलाबेन भट्ट जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? पहला है स्वरोजगार महिला संघ SEWA सेवा, दूसरा है स्वनियोजित महिला SEW शिव, और तीसरा है स्वयं सेवा, चौथा है सेवा ही उत्थान। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध का सामाजिक कार्यकर्ता इलाबेन भट्ट द्वारा
स्वरोजगार महिला संघ यानी सेवा का विकास किया गया है, स्थापना की गई थी। किसका? सेवा संगठन की स्थापना की गई थी। स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन यानी स्वरोजगार महिला संघ की स्थापना की गई थी इलाबेन भट्ट द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम क्या थी? इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम क्या थी? पहला, जल सुरक्षा, स्वयं सुरक्षा। दूसरा है, जल है तो हम हैं। तीसरा है, इक्विटी के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा। चौथा है, सतत विकास और जल सुरक्षा। तो दोस्तों बताना है कि इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम क्या थी? जल सुरक्षा, स्वयं सुरक्षा, जल है तो हम हैं, इक्विटी के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा, सतत विकास और जल सुरक्षा। बताइए इसमें अगर बात करेंगे तो इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम थी इक्विटी के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मित्रों, इक्विटी के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? पहला 3 नवंबर, 5 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। बताइए कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना है, यह 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को 2030 से बदलकर कर दिया गया है। यानी 20% इथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाना है उसका लक्ष्य 2030 से बदल करके क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, मैंने अपने करंट अफेयर्स के पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि यह जो डेट है 2025-26 कर दी गई है। क्या कर दिया गया है? 20% इथेनॉल का लक्ष्य क्या कर दिया गया है? 2030 से चेंज करके घटा दिया गया है और 2025-26 का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। यानी 25-26 तक में 20% इथेनॉल मिश्रण हो जाएगा पेट्रोल में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या सिस्टम की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की 2001 में, 2007 में, 2014 में, 2004 में। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत 2004 में हुई थी। तो ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, 1 से 15 नवंबर 2022 तक विपणन प्रदर्शनी शिल्प समागम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? फिर से प्रश्न सुनिए, 1 से 15 नवंबर 2022 तक विपणन प्रदर्शनी या शिल्प समागम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? पहला, संस्कृति मंत्रालय। दूसरा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तीसरा, शिक्षा मंत्रालय। चौथा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। याद रखना है, 1 से 15 नवंबर 2022 तक विपणन प्रदर्शनी शिल्प समागम का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो याद रखना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शिल्प समागम का आयोजन कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा हर वर्ष किस तिथि को गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी द्वारा हर वर्ष किस तिथि को गंगा उत्सव मनाया जाता है?
बताना है। ऑप्शन देखिए 7 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर। बताइए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी द्वारा हर वर्ष की तिथि को गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो ये 4 नवंबर को किया जाता है। कब दोस्तों किया जाता है? 4 नवंबर को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कब मनाया जाता है? इसका उत्सव कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत द्वारा रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 रीसेट को कब लॉन्च किया गया? भारत द्वारा रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 रीसेट 2 को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन देखिए 30 अप्रैल 2009 को, 21 अप्रैल 2010 को, 20 मार्च 2002 को और 20 मार्च 2014 को। तो भारत द्वारा रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 रीसेट 2 को कब लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 अप्रैल 2009 को। याद रखिएगा कब लॉन्च किया गया है? 20 अप्रैल 2009 को लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन सही है, महत्वपूर्ण है। रीसेट को कब लॉन्च किया गया था? 2009 में 20 अप्रैल को। याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट किस संगठन का वार्षिक प्रकाशन है? स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। दूसरा ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO। तो बताना है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है? याद रखिएगा स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो है हर साल FAO के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही है मित्रों। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा कौन जारी करता है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट? तो FAO जारी करता है, खाद्य एवं कृषि संगठन जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हरियाणा राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा राज्य के स्थापना दिवस को कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। तो याद रखना है हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है मित्रों, 1 नवंबर को। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है आपका। अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका, यूडाइस, UDISE, यूडाइस का पूरा नाम क्या है? UDISE, यूडाइस का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। दूसरा है यूनियन डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। दूसरा है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। चौथा है उपयुक्त में कोई नहीं। तो याद रखिएगा यूडाइस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे दिमाग में पढ़ लीजिएगा, बिठा लीजिएगा 3-4 बार पढ़ के। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करता है। तो ये आपके नवंबर के प्रथम सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे अभी तक के मित्रों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगेंगे और हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। साथ में अगले करंट अफेयर्स की कड़ी के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों। साथ में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन क्लिक करिए जिससे अगला वीडियो मिल सके। साथ में आप सभी जगह इसको शेयर जरूर करिएगा जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को
बच्चों को या आप सभी मित्रों को लाभ मिल सके। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।